Hello and welcome to my channel. Today we are going to study chapter 2 of NCERT book class 6. The name of the chapter is Diversity in the Living World. Diversity, first of all, let's see that what is the meaning of diversity in the living world. क्या मतलब है diversity in the living world का? Diversity का मतलब होता है variety. So इस चैप्टर में हम वैरायटी जो है बहुत सारे लिविंग थिंग्स जो हमारे आसपास हैं, लिविंग वर्ल्ड, वी कैन से इट एज अ लिविंग वर्ल्ड विच इंक्लूड्स सारे एनिमल्स और सभी प्लांट्स, जो भी जिनमें भी लाइफ है उसके अंदर जो वैरायटी है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एंड सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत पे एक बहुत अच्छी कोटेशन लिखी हुई है जिसका मतलब है ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स. देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स. लाइकवाइज गुड पीपल बेयर ऑल हार्डशिप्स एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स. दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्नड. इसका मतलब ये है कि पेड़ भले ही धूप में खड़ा होता है पर वो दूसरों को छाया देता है. इसके अलावा उस पर फ्रूट्स लगते हैं जिसे वो खुद नहीं खाता है, वो भी दूसरों के लिए होते हैं. इसी तरह जो अच्छे लोग होते हैं वो बहुत सारे हार्डशिप्स, बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलते हैं दूसरों के लिए वेलफेयर लाने के लिए, दूसरों का अच्छा करने के लिए. दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्नड. सो इतना मेहनत करके जो कुछ भी वो सीखते हैं वो दूसरों के लिए ही यूज़ में होती है. सो ये बहुत सुंदर कोटेशन है और हमें भी इसी तरीके से बनना चाहिए. तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर. इट इज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन. डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इन्वाइटेड टू स्कूल बाई द साइंस टीचर मैडम सुलेखा. सो बच्चों की एक साइंस टीचर है जिनका नाम मैडम सुलेखा है और उन्होंने डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को इनवाइट किया है स्कूल में टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक. इन दोनों की हेल्प से वो एक नेचर वॉक फैसिलिटेट करना चाहती हैं. नेचर वॉक का मतलब होता है कि बाहर जाना और वहाँ पर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, नेचर के अंदर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको देखना. और उसमें वो डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा की हेल्प चाहती हैं ताकि वो बच्चों को समझा सकें. नाउ डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट. उन्होंने डॉक्टर रघु जो है वो एक साइंटिस्ट है एट द नियर बाई रिसर्च लेबोरेटरी. एंड मनीराम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम द नियर बाई कम्युनिटी. मनीराम चाचा कौन है? एक एल्डरली पर्सन है जो पास में ही रहते हैं. और मनीराम चाचा इज़ एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल. मिमिकिंग का मतलब होता है वो बहुत सारी बर्ड्स की आवाज़ें निकाल सकते हैं. मिमिकिंग मतलब उनकी कॉपी कर सकते हैं जैसे बर्ड्स बोलती हैं. ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं तो वो बहुत सारे वहाँ के प्लांट्स और एनिमल को पहचान सकते हैं. To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animal in the nature. तो सबसे पहले डॉक्टर रघु बच्चों को ये बताते हैं कि ये जो नेचर वॉक के लिए हम जा रहे हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि नेचर की ब्यूटी और वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल को एक्सपीरियंस करना. The students are excited to join them. They are curious to interact and learn from them. तो बच्चे इस बात से बहुत खुश है कि एक तो उनको नेचर वॉक मिल रही है, ऊपर से वो ये सब चीज़ों को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं. द टीचर एडवाइसेज द स्टूडेंट टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बॉटल. सो उनकी जो टीचर है वो उनको एडवाइस करती है कि आपको एक नोटबुक कैरी करनी है, एक पेन कैरी करनी है और एक वाटर बॉटल कैरी करनी है. एज दे वॉक दे बिगन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल. और जैसे जैसे वो चलते हैं आसपास अपने प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हुए चलते हैं और इससे बच्चों को मज़ा भी आ रहा होगा. डॉक्टर रघु एडवाइसेस द स्टूडेंट्स टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क. सो डॉक्टर रघु बच्चों को बोलते हैं कि सब चीज़ें ऑब्जर्व करो और इसके अलावा जो वैरायटी ऑफ स्मेल, खुशबू आ रही है, उन सबको भी महसूस करो. और इसके अलावा वो इस बात पर जोर देते हैं, एम्फेसाइजेस ऑन रिस्पेक्टिंग ऑल द लिविंग क्रीचर्स. जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं वहाँ उन सबको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको बस देखना है, डिस्टर्ब नहीं करना है. प्लांट्स एंड एनिमल्स. Maniram Chacha tells the students to not only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds. मनीराम चाचा कहते हैं प्लांट्स और एनिमल को देखो तो इसके अलावा अलग अलग जो भी आवाज़ें आ रही हैं उनको भी आप केयरफुली सुनो. द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ. जब वो इस नेचर वॉक पर जाते हैं तो स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ग्रास, घास, bushes, छोटी झाड़ियाँ, large trees, बड़े बड़े trees. They also observe a variety of birds sitting on the branches of the tree. Butterflies moving from flower to flower. बहुत सारी तितलियाँ जो कि flower to flower मूव कर रही हैं. And monkeys jumping from one tree to another. They record their observations in their notebook and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha. The student can hear the chirping of birds. Students को
चर्पिंग ऑफ बर्ड्स सुनाई देती है। चर्पिंग मतलब बर्ड्स की आवाज़, जब बहुत सारी बर्ड्स आवाज़ करती हैं तो उनको हम चर्पिंग कहते हैं। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स दैट ईच बर्ड हैज़ यूनिक चर्प। डॉक्टर रघु उन सभी बच्चों को बताते हैं कि हर एक बर्ड की एक यूनिक आवाज़ होती है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। सो जितनी भी बर्ड्स हैं सब एक जैसी आवाज़ नहीं करती हैं, सबकी आवाज़ अलग अलग होती है। तो ये दर्शाता है डाइवर्सिटी इन नेचर को, विविधता, वैरायटी इन नेचर, कितनी वैरायटी है आवाज़ों में। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक का मतलब होता है मिमिक कॉल्स, मतलब कुछ बर्ड्स की आवाज़ निकालना, उनकी नकल करना। ऑफ सम बर्ड्स मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड कॉल्स। और मनीराम चाचा खुशी खुशी कुछ बर्ड्स की आवाज़ें निकालते हैं, जिनको सुनकर स्टूडेंट्स बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं और वो भी उन बर्ड्स की आवाज़ को कॉपी करना शुरू करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड यू। जैसे ये सब बच्चे अपने स्कूल से गए और उन्होंने अपने आसपास के सराउंडिंग के एनिमल्स और बर्ड्स को ऑब्जर्व किया है, क्या आप सब ने भी कभी किया है? और अगर जैसे कि अपने माता पिता के साथ आप पार्क में गए हो या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर गए हो और वहाँ पे उन्होंने अपने नेचर में प्लांट्स और एनिमल को अगर अपनी सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व किया है, तो डिस्कस करना सारी ऑब्जर्वेशंस को अपने फ्रेंड और टीचर के साथ। और अगर नहीं, फिर भी आप एक नेचर वॉक प्लान कर सकते हैं टीचर्स के साथ। सो डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड दिस। नाउ दिस इज वन एक्टिविटी विच कैन बी डन, जो कि आप अपने टीचर के साथ कर सकते हैं। प्लान अ नेचर वॉक विथ टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाई फॉरेस्ट। आपकी टीचर के साथ जा सकते हैं। वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल। तो जब आप नेचर वॉक के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है? प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। एंड ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन, वेयर इट इज़ हॉट, वेदर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सो ऑन। तो उस समय वहाँ का मौसम कैसा है, उस चीज़ को भी आपको नोट करना है। नाउ नेक्स्ट, यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स। पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ेंगे आप, जो डिफरेंट शेप्स के लीव्स हैं उनको आप कलेक्ट करेंगे, या फ्लावर्स, एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक। एक बुक के अंदर चिपका कर आप उनको रख सकते हैं, उसको हम स्क्रैप बुक कहते हैं। टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन नेचर, एंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब। तो इस पर एम्फेसाइज करते हैं डॉक्टर रघु कि प्लीज़, जिस तरीके से पहले उन्होंने वो किया था वैसे ही आप भी जब अपनी टीचर के साथ जाएं तो प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्टर्ब ना करें या फिर कोई भी लीव्स एंड फ्लावर्स को तोड़े ना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में 2.1, दिस वन। अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम, उसके स्टेम के फीचर्स, कैसे स्टेम्स है, लीव्स किस तरीके से अरेंज है, फ्लावर्स कौन से कलर के हैं, एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग, और कोई और इंटरेस्टिंग जो कि उन प्लांट्स में आपको दिख रही है, वो सब चीज़ों को ऑब्जर्व करें और इस टेबल में लिखने की कोशिश करें। अब देखो एक दो एग्जांपल्स दे दिए हैं ऑलरेडी। जैसे आपने कहे होंगे तो ग्रास तो पक्का आप ऑब्जर्व करेंगे, हर जगह दिख जाती है। इसके अलावा तुलसी भी आपके घरों के पास ईजिली अवेलेबल प्लांट है। और अभी कभी भी आप पार्क वाक में जाओ तो गुड़हल, हिबिस्कस, ये भी बहुत ईजी से आपको देखने मिल जाता है। अब हम चलते हैं इस टेबल पे। इस टेबल को मैंने एक कॉपी पे बना लिया है, इसी सेम टेबल को, और हम उसको देखेंगे। नाउ दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन टेबल 2.1। अब इसमें देखो, सबसे पहले आप गए होगे तो आपने देखी होगी ग्रास तो पक्का देखी होगी, कॉमन ग्रास। सो दिस इज़ कॉमन ग्रास। अब स्टेम उसकी कैसी थी? उसकी स्टेम होती है सॉफ्ट एंड थिन। उसकी स्टेम कैसी रहती है? सॉफ्ट एंड थिन। तो मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ इस ग्रास की। ये देखो, ये ग्रास है, इसकी एक पिक्चर जस्ट फॉर योर रेफरेंस। और स्टेम देखो, स्टेम में अगर आप देखेंगे तो अ सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अंदर जो लीव्स हैं ऑल्टरनेटली ग्रो करते हैं। ऑल्टरनेटली ग्रो करने का मतलब है, देखो ब्रांच में अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो लीफ एक इधर से निकल रही है, एक इधर से निकल रही है, एक इधर से, ऑल्टरनेटिवली दे आर कमिंग आउट ऑल्टरनेटिवली, इजंट इट? सो इनकी लीव्स का अरेंजमेंट जो होता है वो ऑल्टरनेटली एट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट से निकल रही है। एक यहाँ से निकल रही है, देखो ये वाली यहाँ से निकल रही है, ये वाली यहाँ से निकल रही है, फिर ये डिफरेंट पॉइंट से निकल रही है और ऑल्टरनेटिवली निकल रही है। तो इस तरीके की अरेंजमेंट को ऑल्टरनेटली अरेंज लीव्स कहते हैं। इसके अलावा इफ़ वी वांट टू सी द फ्लावर्स, वी कैन नॉट, देयर इज़ नो फ्लावर इन दिस। एंड नाउ द नेक्स्ट, अब हम अगला देखते हैं। अगला इज़ तुलसी। एंड इफ़ वी सी तुलसी, सी देयर इज़ अ पिक्चर, एक पिक्चर मैंने लेकर आया तुलसी का, जिसमें अगर आप देखते हैं तो इसकी स्टेम जो है वो ग्रास के जितनी सॉफ्ट नहीं है, ग्रास की बहुत सॉफ्ट थी। और इसमें जो स्टेम है इट इज़ लिटिल हार्ड एंड थिन। एंड इसके अलावा
आप अगर देखते हो अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जो इसकी पेयर ऑफ लीव है ये अपोजिट डायरेक्शंस में है। देखो एक ही जगह से निकल रही है लेकिन लीव्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इन द पिक्चर यू कैन सी दिस कि इसकी जो लीव्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। जो इसके फ्लावर्स होते हैं, तुलसी के फ्लावर्स होते हैं, वो पिंकिश पर्पल होते हैं। और इसके अलावा एनी अदर ऑब्जर्वेशन में आप लिख सकते हैं कि इसकी एक अच्छी सी स्मेल होती है। सबने तुलसी तो देखा ही होगा और उसके पत्तों को अगर आप सूंघ के देखें तो बहुत अच्छी खुशबू होती है उसकी। तो ये हो गया तुलसी। नेक्स्ट वन इज़ हिबिस्कस। अगर हिबिस्कस की स्टेम अगर हम देखते हैं तो हिबिस्कस की जो स्टेम होती है वो काफ़ी हार्ड, और ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी हार्ड है, ये वाली स्टेम काफ़ी हार्ड है। अगर आपने पूरा प्लांट देखा होगा तो नीचे से अगर आप इसको देखो तो वो उसकी स्टेम काफ़ी हार्ड और मोटी भी होती है, थिक भी होती है थोड़ी सी। तो एंड इसमें अगर हम अरेंजमेंट ऑफ लीव्स देखते हैं तो सिंगल लीव्स ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। सिंगल लीव्स ग्रो ऑल्टरनेटिवली, देखो जैसे ग्रास में निकल रही थी ना, एक इधर से निकल रही है ऑल्टरनेटिवली और डिफरेंट साइज, और एक लीफ होती है। सो ऑल्टरनेटिवली सिंगल लीव्स आर कमिंग आउट ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। फ्लावर्स ज़्यादातर इफ़ यू सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द फ्लावर, फ्लावर्स आर मोस्टली, अगर आपने हिबिस्कस के फ्लावर्स देखे होंगे वो रेड, वाइट या येलो कलर में होते हैं। और अगर हम और कोई ऑब्जर्वेशन इसका देखना चाहें तो इसके फ्लावर्स काफ़ी बड़े दिखते हैं, बाकी रोज़ वगैरह से काफ़ी बड़े होते हैं। तो दिस इज़ समथिंग एल्स विच यू कैन ऑब्जर्व इन हिबिस्कस। अगला जो हम पौधा पढ़ने वाले हैं वो है नीम। सो व्हेन यू सी नीम, नीम का आपने देखा होगा बड़े पेड़ होते हैं और उनकी स्टेम कैसी होती है, हार्ड एंड थिक। उनकी स्टेम कैसी रहती है, हार्ड और थिक। अब आते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के बारे में। आप ये पिक्चर देख सकते हो। अरेंजमेंट ऑफ लीफ में आप देखोगे कि पहले एक नॉर्मल जो ब्रांच है उसके अंदर से एक ब्रांच निकलती है इस तरीके से, और उसके सेम पॉइंट से अपोजिट साइड पे लीव्स निकलती हैं, जैसे कि हमने तुलसी में देखा था। इसमें भी सेम पॉइंट में से द टू लीव्स कम इन अपोजिट डायरेक्शन, टू लीव्स कम्स फ्रॉम पेयर में निकलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में निकलती हैं। सो ये तो हो गई लीफ अरेंजमेंट। उसके बाद अगर हम नीम के फ्लावर्स देखें तो ज़्यादातर नीम के फ्लावर्स जो होते हैं बहुत छोटे साइज़ में होते हैं, वेरी स्मॉल, और वाइट इन कलर होते हैं। सो आप इस बॉक्स में ये लिख सकते हो, वाइट इन कलर एंड वेरी स्मॉल। एनी अदर फीचर विच यू हैव सीन इज लीफ विथ स्मूथ सरफेस। इनकी जो लीव्स होती है वो थोड़ी सी स्मूथ सरफेस होता है, रफ नहीं होता है उसका टेक्सचर। एनी अदर में लेट अस टेक रोज़, और इफ़ वी टेक दिस रोज़, एंड रोज़ की स्टेम्स आपने सभी ने देखी होगी, रोज़ बहुत कॉमन प्लांट है। उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत हार्ड और थिक होती है। अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स आर इन पेयर एंड अपोजिट डायरेक्शन। आप देखो ये रोज़ की एक लीव की ट्विक की पिक्चर है। इसमें आप देखोगे कि जो लीव्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन से निकल रही है और पेयर में है, दो निकल रही है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन से निकल रही है और पेयर में है। सो दिस इज़ देन वी विल कम अबाउट द फ्लावर्स। सबने देखा है रोज़ के ज़्यादातर फ्लावर्स रेड होते हैं और सभी को अच्छे भी लगते हैं। इसके अलावा येलो, पिंक, वाइट, बहुत सारे कलर्स होते हैं रोज़ के फ्लावर्स के। और जो भी आपने और नेचर वॉक में जो भी कलर ऑब्जर्व किया होगा वो आप यहाँ लिख सकते हो। इसके अलावा आपने कुछ अलग चीज़ इसमें ऑब्जर्व की है तो आप लिख सकते हैं थॉर्न ऑन द स्टेम। बहुत बारी उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, रोज़ के प्लांट में कांटे होते हैं, तो वो आप लिख सकते हो एज एन समथिंग एल्स विच यू हैव ऑब्जर्व्ड। What similarities and difference did you find among the plants that you have observed? अभी आपने 4 या प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, आपने उनकी स्टेम देखी, आपने उनके फ्लावर्स के कलर देखे, उनकी लीफ की अरेंजमेंट्स देखी। तो व्हाट सिमिलैरिटीज़, क्या समानताएं थी उसके अंदर, या व्हाट वर द सिमिलैरिटीज़, व्हाट वर द डिफरेंस, सब में डिफरेंस क्या था, वो सब आपको ऑब्जर्व करना है। जब आपने ये एक टेबल बना लिया है तो नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव वैरायटी ऑफ फीचर्स सच एज, कुछ प्लांट टॉल है, कुछ प्लांट शॉर्ट है, कुछ प्लांट्स की हार्ड स्टेम है, कुछ प्लांट्स की सॉफ्ट स्टेम है। सो आप इस वाले उसको देखकर आप बता सकते हैं कि किसकी हार्ड है, किसकी हार्ड स्टेम है, किसकी सॉफ्ट स्टेम है, कौन से प्लांट्स टॉल है। तो लेट्स गो बैक टू आवर टेबल अगेन एंड वी विल सी दैट उसमें से कौन से प्लांट्स हमारे टॉल थे, कौन से प्लांट्स हमारे शॉर्ट। जैसे ग्रास है, उसकी स्टेम बहुत सॉफ्ट थी, ये साइज़ में छोटे भी थे। अब अगर हम उनकी लीफ को देखें तो वो ऑल्टरनेटली अरेंज थे। इसके अलावा अगर हम ऑल्टरनेटली अरेंज अगर लीव्स देखें तो हमें हिबिस्कस की भी ऑल्टरनेटली अरेंज लीफ दिखी। और इसके अलावा नीम की अगर हम देखें तो वो पेयर में निकल रहे थे, और तुलसी के भी लीव्स पेयर में निकलते थे। इसके अलावा रोज़ के लीव्स भी पेयर में निकल रहे थे। और इन सार में कॉमन ग्रास, तुलसी, हिबिस्कस, नीम और रोज़ में से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट जो स्टेम थी वो ग्रास की थी। तुलसी की हार्ड एंड थिन है, हिबिस्कस की काफ़ी हार्ड है। इसके अलावा नीम की तो एकदम ट्री होता है, आप सबने देखा होगा, हार्ड एंड थिक होता है। और रोज़ भी छोटा प्लांट होता है लेकिन उसकी जो स्टेम्स होती है हार्ड और थिक होती है। सो इस तरीके से आपने सभी प्लांट्स में बहुत सारे टाइप के डिफरेंस देखे, जैसे डिफरेंट शेप्स ऑफ द लीव्स एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस। और इसके अलावा डिफरेंट शेप्स ऑफ द लीव्स देखे। फिर फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, शेप एंड सेंट। फ्लावर्स में डिफरेंट कलर्स के फ्लावर थे, उनके शेप अलग था और उनमें खुशबू अलग थी। सो नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ, अब ये तो हो गया हमने प्लांट्स की पढ़ाई कर ली। अब नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स विच यू हैव ऑब्जर्व। आपने प्लांट्स देखे, उसके साथ एनिमल्स भी तो देखे ना। सो और फ्रॉम योर प्रीवियर एक्सपीरियंस रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, the food they eat and the way they move around in table 2.2.
सम एग्जाम्पल्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू। तो आप ये टेबल 2.2 में अब हम कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस देखेंगे और उनसे ये टेबल को फिल करेंगे। उसमें हम पहले नेम ऑफ द एनिमल्स लिखेंगे, क्रो एंड काउ, ये सारे हम नॉर्मली देखते हैं, और एक कोई अलग एनिमल जो हमने देखा है नेचर वॉक में, दैट वी कैन राइट। प्लेस वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते हैं। फूड दे ईट, क्या खाते हैं। द वे दे मूव अराउंड, किस तरीके से मूव करते हैं। और and any other observations and features which you have seen. Now children, let us fill the table 2.2. In this you have to write the name of the animals. Few name of the animals are given, place where they live, food they eat, the way they move around, and in the last column any other features which you have seen in the animals while going for a nature walk. Now the first animal which you have to fill is crow, very commonly seen around. Place where they live is tree, food they eat insects, the way they move around, either they fly or walk. सभी ने देखा होगा क्रो, कौवा ट्रीज पे रहता है, इंसेक्ट्स खाता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाता है, या तो वो उड़ता है, फ्लाई करता है, या वो वॉक करता है। और कई बार कोई अलग ऑब्जर्वेशन अगर किसी ने की है तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक छोटी सी ट्विग अपनी बीक में लेके इधर उधर उड़ रहा होता है। ऑब्वियसली अपने नेस्ट बनाने के लिए वो ट्विग को कैरी करता है। अगला एनिमल जो कि बहुत ही छोटा है साइज में, वो है एंट। वो भी बहुत कॉमनली आपको नेचर में, पार्क में, कहीं भी घूमते हुए दिख जाता है। प्लेस वेयर दे लिव इज नेस्ट इन द सॉइल, मतलब सॉइल में रहते हैं वो, सॉइल के अंदर नीचे बरोज में। इसके अलावा फूड विच दे ईट इज लीव्स, सीड्स एंड इंसेक्ट, एंड द वे दे मूव इज दे वॉक। और एक पेक्यूलियर चीज़ जो आपने ऑब्जर्व की होगी कि दे हैव 6 legs। कितने लेग्स होते हैं इनके? 6 legs होते हैं। नाउ नेक्स्ट एनिमल विच इज दिस ऑल्सो यू कैन फाइंड वेरी कॉमनली ड्यूरिंग योर नेचर वॉक, दैट इज द काउ। Cow, place where they live, of course they live on land. Food which they eat is grass and leaves. The way they move around is that they walk. Or any other observation, they have 4 legs. इसके अलावा और एक एनिमल हम ले लेते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी एनिमल ले सकते हो, चाहे आप मंकी ले लो, या आपने डक देखा है डक ले लो, या एनीथिंग एल्स। यू कैन टेक सम स्पैरो, एनीथिंग। सो वी विल टेक मंकी। मंकी, वेयर डू दे स्टे? दे स्टे ऑन ट्रीज और ऑन लैंड. Food they eat, fruits and leaves. The way they move around, walk, jump or climb. And anything peculiar which you have seen about monkey is that they have a long tail. So with this observation table 2.2 is complete. Now next we are going to study is coming back to the lesson. While traveling to and fro from the school, यू कैन ऑब्जर्व द सराउंडिंग एंड लुक आउट फॉर अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब भी आप स्कूल से इधर से उधर जा रहे होते हैं तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दिखते हैं। आप उनमें से भी कुछ ऐड सम नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो इन नामों के अलावा भी आप अपने ऑब्जर्वेशन टेबल 2.1 और 2.2 में आप अपनी इच्छा से डाल सकते हो। लेट अस एप्रिशिएट, जो हमने नेचर वॉक किया है उसकी एक और एक्टिविटी है। क्लोज योर आइज फॉर 30 seconds एंड 30 seconds के लिए एंड थिंक ऑफ, अपनी आंखें बंद कर लो और थिंक ऑफ 1 plant and 1 animal। एक किसी प्लांट या एनिमल जो आपको अच्छा लगा उसको बारे में क्लोजली सोचो और उसको अप्रिशिएट करो। अब पूरी क्लास में से एक एक बच्चा उठ के जाके आपके ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी प्लांट आपको अच्छा लगा है, जो भी एनिमल आपको अच्छा लगा है, अपनी क्लास के ब्लैक बोर्ड पे आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, आप क्लास में टीचर है और उसके साथ बच्चे बहुत सारे ट्री और जिनको जो एनिमल पसंद है, जो प्लांट पसंद है, दे आर ड्राइंग। सी यू कैन सी ऑलमोस्ट द फुल ब्लैक बोर्ड इज फिल्ड अप। What are the observation about the various plants and animals that have been drawn? तो जो भी plants और animal की जो भी observation है उसके बारे में आप सोचो। Now the next thing is how many different plants and animal did the entire class draw on the blackboard? Just आप देखो कि पूरी क्लास ने बहुत सारी drawings कर दी हैं, जो बहुत सारे plants और animal की drawings कर दी हैं। Do you think there may be many more varieties? आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ plants और animal बनाने छूट गए हैं? तो yes, बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारी एनिमल्स और प्लांट्स किसी भी नेचर वॉक में आपको मिलते हैं। सो नाउ देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। सो जितनी भी टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आपको किसी भी रीजन में मिलते हैं, द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स, उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। Each member of in the biodiversity of a region has a different role. So जितने भी members इस plants होते हैं, members मतलब plants और animals किसी भी रीजन में होते हैं, उनका सबका अलग अलग रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्री प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर। ट्री से फूड और शेल्टर मिलता है बहुत सारी बर्ड्स को और बहुत सारे एनिमल्स को।
और इसके बदले में एनिमल्स क्या करते हैं, हेल्प्स इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग द फ्रूट। तो एनिमल प्लांट्स से जो भी फ्रूट्स खाते हैं उसके सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर गिरा कर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर न्यूट्री उगाता है। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स? दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. Now next one is how to group the plants and animals. How would you arrange your books and notebooks in the groups? अब आप अपने मन में सोचिए कि आपकी जो बुक्स होते हैं, नोटबुक्स होते हैं, आप उनको कैसे अरेंज करते हो, और अगर आप अच्छे से उसको ग्रुप कर देते हो तो क्या वो आपके स्कूल बैग में जब भी आपको स्कूल बैग अपना लगाना होता है तो ईजी होता है? तो इसका आंसर होगा यस. सो नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस. हम अपने वर्ल्ड अराउंड अस देखते हैं एंड वी आर सराउंडेड बाय वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हमारे आसपास हैं विथ डिफरेंट फीचर, और हम ये देखते हैं कि सबके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने 2.1 और 2.2 में स्टडी किया है. नाउ वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस. हम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के फॉर्म में ग्रुप कर सकते हैं. जैसे कि मान लो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि आप कि एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स के दो उसमें ग्रुप कर सकते हैं. तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें हर एक एनिमल की प्रॉपर्टी नहीं बतानी पड़ती कि कैट ऐसा होता है, कैट ये खाता है क्योंकि ये डोमेस्टिक एनिमल है, और लायन वाइल्ड एनिमल है. तो हमने डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स में जब डिफाइन कर देते तो एक एक ग्रुप के फॉर्म में हम उनको स्टडी कर सकते हैं. कलेक्ट द पिक्चर ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नाउ लेट अस डू वन एक्टिविटी इन अ ग्रुप. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस other plants and animals. Cut their pictures from old magazine, जो भी newspapers and charts and other sources. Paste each of the pictures on different card. एक अलग अलग कार्ड पे उन सब की पिक्चर्स को चिपका दो. उसके बाद क्लास में 5-5-6 स्टूडेंट्स का एक एक ग्रुप बना दो. पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स. आपके अपने ग्रुप में जो भी 5-6 बच्चे हैं उन सब के कार्ड्स को इकट्ठा करके ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड. तो उन्होंने जो भी प्लांट्स और एनिमल्स को इकट्ठा किया है उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करो. Recall the features of plants and animals that you have listed in 2.1 and 2.2 group. Group them on the basis of common features. तो फिर आप जब इसको देख लेते हो तो आप जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स को आपके कार्ड्स पे हैं उन सबको आप थोड़ा एक या दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन देयर फीचर्स कि वो वाटर एनिमल है, वो वाटर प्लांट है, या उसकी स्टेम किस तरीके की है, ग्रीन है कि ब्राउन है, वुडी है, तो सॉफ्ट है, टेंडर है. तो इस तरीके से आप अपने जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो. शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग. किस बेसिस पे आपने उन प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप किया है अपनी क्लास में उसको डिस्कस करना है. यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दैट बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप मे वेरी. हर ग्रुप के स्टूडेंट्स अपने अपने डिफरेंट बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप किया है. यू कैन सी दैट हाउ दे हैव ग्रुप देम. व्हाट डू यू थिंक आर द रीज़न बिहाइंड इट? डिफरेंट स्टूडेंट माइट हैव चोजन. तो इसका कारण क्या हो सकता है कि सभी स्टूडेंट्स ने डिफरेंट एक तो हाइट ऑफ प्लांट्स को ग्रुप chosen the height of the plant as the basis of grouping, while others might have chosen the presence or absence of flower. तो किसी ने इस बेसिस पे अपने प्लांट्स को ग्रुप किया होगा, कुछ बेसिस ने देखा होगा कि भाई हाइट छोटी बड़ी है उसके हिसाब से हम ग्रुप कर देते हैं सारे प्लांट्स को. तो यहाँ पर देखो आपको कुछ बेसिस दिए हुए हैं जिनके बेसिस पे आप प्लांट्स को या एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हो. फर्स्ट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर, हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम. ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे यू कैन ग्रुप द एनिमल्स, प्लेस दे लिव, द एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड. You may have grouped animal based on varied features such as what they eat, where they live, what color they are and how they move. तो इन सब के बेसिस पे आपने सभी एनिमल्स को ग्रुप किया होगा. What is the importance of grouping? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, what is the importance of grouping? ग्रुपिंग करने का फ़ायदा क्या है? Grouping makes it easier to understand. देखो, this is a very important part of the chapter. Importance of grouping. Grouping makes it easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarities and difference. तो एक साथ ग्रुप कर देने से प्लांट की स्टडी या एनिमल की स्टडी ईजी हो जाती है. यू विल लर्न मोर अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन योर डेली लाइफ इन चैप्टर में. आगे जाके एक मटेरियल अराउंड अस एक और चैप्टर है, उसमें आप फर्दर ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस को पढ़ोगे. जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जैसे एनिमल्स है, जब आप उनको डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल दो ग्रुप्स में कर देते हो तो आप सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल की सारी प्रॉपर्टी पढ़ोगे. तो डोमेस्टिक एनिमल में डॉग, कैट, काऊ, जितने भी एनिमल्स आते हैं एक साथ सबकी प्रॉपर्टी आप पढ़ सकते हो. और वाइल्ड एनिमल्स जब आपको पढ़ने होंगे तो आप सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ लोगे और वो सभी वाइल्ड एनिमल के ऊपर लागू होगा. सो इस तरीके से इजी हो जाता है. एक एक एनिमल की प्रॉपर्टी पढ़ने की जगह आप ग्रुप में सभी एनिमल्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हो. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग द मटेरियल, ग्रुपिंग द प्लांट्स एंड एनिमल फॉर स्टडी. तो चिल्ड्रन, फर्दर हम ये पढ़ते हैं कि हाउ टू ग्रुप प्लांट्स. सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि हाउ टू ग्रुप प्लांट्स.
यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट शो वेरिएशंस इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम। ज़्यादातर आपने जो टेबल 2.1 में देखा है या तो उनकी स्टेम्स की डिफरेंस होती है या लीव्स की अरेंजमेंट भी डिफरेंस होती है, फ्लावर्स एंड मोर। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस। अगर स्टेम है या तो वो थोड़े से मोटे होते हैं स्टेम, या उनकी हाइट लंबी होती है, या वो काफ़ी हार्ड होते हैं। वाइल द लीव्स वेरी इन शेप, कलर एंड साइज। सभी प्लांट्स की लीव्स की शेप अलग अलग होती है, उनका कलर होता है, किसी का लाइट ग्रीन होता है, किसी का रेडिश होता है, किसी का ऑरेंज होता है, येलो होता है, और उनकी साइज़ किसी प्लांट्स के लीव्स की साइज़ छोटी होती है, किसी प्लांट्स की लीव की साइज़ बड़ी होती है। एंड अरेंजमेंट, लीफ अरेंजमेंट विच वी हैव नोटिस्ड इन 2.1 observation table. You might have tried grouping the plants in the activity 2.3 using one of these feature, जो activity आपने 2.3 जिसमें कि आपने कार्ड्स कलेक्ट किए थे और इसके बेसिस पे आपने आपके प्लांट्स को ग्रुप किया होगा। You might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herb। जब छोटी क्लासेस थे उसमें आपने पढ़ा होगा 5th क्लास में herbs, shrubs और tree based on their height and type of stem. So let us study the feature of plants in more details and group them on that basis. तो अब हम और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे और प्लांट्स को हर्ब, शर्ब और ट्रीज के हाइट के बेसिस पे ग्रुप करेंगे। नाउ देर इज़ वन मोर एक्टिविटी इन विच यू लेट अस गो फॉर अ नेचर वॉक अगेन। फिर से नेचर वॉक और सब कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस करते हैं। लुक क्लोजली द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब की बार जब आप नेचर वॉक पे जाओगे तो आपको सभी प्लांट्स की हाइट की तरफ ध्यान देना है। आर दिस प्लांट शॉर्टर देन, ये सारे प्लांट क्या आपसे छोटे हैं हाइट में, या फिर एज टॉल एज यू, आपकी हाइट के बराबर है और आपसे ऊंचे हैं, टॉलर देन यू। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन, उसका जो स्टेम है उसका क्या कलर है, ब्राउन या ग्रीन है। आप उसकी स्टेम को फील करके देखिए, क्या आप उसको बेंड कर सकते हैं, या यू कैन बेंड द स्टेम ईजी से बेंड हो जाता है, या फिर वो बहुत हार्ड है। टेक केयर ऑफ द स्टेम दैट द स्टेम्स डू नॉट ब्रेक। सो आपको स्टेम्स को तोड़ना नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा बेंड करके देखना है। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स अराइज। इसके अलावा आपको और भी एक चीज़ देखनी है कि जैसे कि प्लांट है, अब उसकी जो ब्रांच है, अब ये प्लांट ग्रो कर रहा है, अब इसकी ब्रांच यहीं से निकलती है, एकदम सॉइल के पास से निकलती है, जैसे सॉइल है इसके अंदर, ये एक प्लांट है, अब यहीं से ब्रांच निकलनी शुरू हो जाती है कि एकदम यहाँ से ऊपर से निकल। कुछ प्लांट्स की आपने देखो कि एकदम ऊपर से निकलती है, और कुछ की आपने देखी होगी कि एकदम नीचे से ही निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि कुछ की आपने देखी होगी यहाँ से ब्रांचिंग शुरू होती है ऊपर से जाके, और कुछ की होती है नीचे से ही निकलनी शुरू हो जाती है ब्रांचेस। सो दैट यू हैव टू ऑब्जर्व whether they arise close to the ground or higher up on the stem. Now there is an observation table 2.3. A few examples are already given in the observation table 2.3. अब ये observation table है. Now let's fill the table 2.3. Grouping of plants based on height and nature of the stem. उनकी जो plants की height है और उसकी जो stem का जो भी nature है, उस basis पे we are going to group the plants. Now this is the table in which we have to write the name of the plant. सबसे पहले प्लांट का नाम, फिर उसकी हाइट, शॉर्ट है, मीडियम है या टॉल है। नेचर ऑफ द स्टेम, वो ग्रीन या ब्राउन कलर की है। टेंडर मतलब बहुत सॉफ्ट है या हार्ड है, या फिर उसका जो स्टेम है वो बहुत मोटा है या थिन है, थिक है या थिन है। इसके अलावा जो उसके अंदर से जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो किस तरीके की है, बहुत क्लोज टू द ग्राउंड। जैसे कि ये एक प्लांट लगा हुआ है अगर ग्राउंड के ऊपर, दिस इज़ द रूट ऑफ द प्लांट। जो उसकी ब्रांचेस निकल रही है वो एकदम ग्राउंड के पास से निकल रही हैं कि वो एकदम ऊपर जाके निकल। सपोज ये प्लांट है और ये रूट है और उसकी जो ब्रांचेस है एकदम ऊपर से निकल रही हैं। सो ये चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं। उसी के बेसिस पे वी आर गोइंग टू कैटेगराइज द प्लांट्स इनटू ट्री, शर्ब्स और हर्ब्स। तो इस टेबल से हम ये 3 टाइप के प्लांट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इनको हम ट्री, शर्ब और हर्ब्स में डिवाइड करेंगे और ग्रुप, या फिर कह सकते हैं ग्रुप करेंगे। तो इसी टेबल को मैंने एक पेपर पे बना लिया है सो दैट वी हैव इनफ स्पेस टू राइट। ये है वो टेबल, सेम टेबल है। अब हम इसमें फिल करेंगे सब चीज़ें। तो सबसे पहला प्लांट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैंगो। और मैंगो की एक सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो उसकी हाइट देखनी है। अगर इफ़ वी सी द हाइट, शॉर्ट है, मीडियम है या टॉल है, ये मैंगो ट्री है। यू कैन सी दिस मैंगो ट्री। एंड अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले इसकी जो हाइट है वो है, ये मैंगो ट्री का पिक्चर है और इसकी हाइट अगर हम देखेंगे तो इट इज़ टॉल। सो वी विल राइट टॉल हियर। अब इसकी स्टेम देखो आप, इसकी स्टेम कैसे कलर की है, ब्राउन कलर की है। इसकी स्टेम कैसी है, हार्ड है। और इसकी जो स्टेम है वो थिक है कि थिन है, इट इज़ थिक। उसकी जो ब्रांचेस निकल रही है वो क्लोज टू द ग्राउंड निकल रही हैं कि फार अवे फ्रॉम द ग्राउंड निकल रही हैं। तो अगर आप ये देखोगे ये ज़मीन से मैंगो का प्लांट काफ़ी ऊपर आया, उसके बाद इसकी ब्रांचेस निकलनी शुरू हुई हैं, तो इट इज़ हायर अप ऑन द स्टेम। सो इट इज़, यहाँ पे हम यस लिख देंगे। अब हम नेम ऑफ द ग्रुप, सो इसलिए हम मैंगो को ट्री ग्रुप में ग्रुप करेंगे। तो इस तरीके के प्लांट्स जो कि टॉल होते हैं, जिनकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन कलर की होती है और हार्ड होती है और थिक होते हैं, मोटे होते हैं, उनका जो स्टेम होता है वो मोटा होता है और उनकी जो ब्रांचेस है स्टेम के एकदम ग्राउंड लेवल से नहीं निकलती, काफ़ी ऊपर जाके निकलती है, हायर अपॉन द स्टेम। सच अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। सो आई थिंक ये आप सबको क्लियर हो गया है कि व्हाट आर ट्रीज।
अब नेक्स्ट वी विल सी रोज प्लांट। अब इसकी सबसे पहले तो हमें स्टेम की हाइट देखनी है। इसकी स्टेम की हाइट होती है मीडियम, और इसका जो स्टेम होता है वो आप अगर देखेंगे तो उसकी जो स्टेम है वो कौन से कलर की है, उसकी स्टेम इफ़ यू सी ब्राउन कलर की होती है। उसकी स्टेम कैसी है, ब्राउन कलर की है, और कैसी है, हार्ड है। नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू सी, इसकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है। और अब हम और आगे जाते हैं, इसके अलावा कैसी है, ये थिन है। थिक है कि थिन है, तो दिस इज थिन, द स्टेम इज थिन। और इसके जो ब्रांचेस निकल रहे हैं वो वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, दे आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। जैसे कि मैंगो में थे कि काफ़ी ऊपर से निकल रहे थे। तो ऐसे वाले प्लांट्स जिसमें कि जो कि मीडियम हाइट के होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन कलर की होती है और वो हार्ड भी होती है, और उसकी वो ज़्यादा थिक नहीं होते, वो थिन होती है, और उनके जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी ग्राउंड लेवल से ही निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम श्रब की कैटेगरी में रखते हैं। तो आप इस टेबल में देखो, रोज़ जो कि मीडियम साइज़ का है, और यू कैन सी दैट रोज़ जो है वो मीडियम साइज़ का है, और इसको थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है, रोज़ मीडियम साइज़। देन इसका जो स्टेम है वो ब्राउन कलर का है, हार्ड है, और जो स्टेम है वो थिन है, और जो इसके ब्रांचेस होते हैं वेरी क्लोज टू द ग्राउंड निकलते हैं। यस लिखा है यहाँ पे। सो इट इज़ कैटेगराइज इन द श्रब कैटेगरी। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी, अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे टमाटो प्लांट। दिस इज अ टमाटो प्लांट। और टमाटो प्लांट्स को अगर हम देखेंगे तो वो हाइट में कैसे होते हैं, शॉर्ट। टमाटो प्लांट इज शॉर्ट इन हाइट, और इसकी अगर हम स्टेम देखें तो इट इज़ ऑफ ग्रीन इन कलर, इट इज़ ऑफ ग्रीन इन कलर, और ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, टेंडर, इसलिए हम इसको टेंडर कहते हैं। टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट। और उसके बाद नेक्स्ट है कि इसकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, थिन है। जैसे मैंगो वाली काफ़ी थिक थी, लेकिन अगर आप टमाटो की स्टेम देखोगे तो ये काफ़ी थिन होती है टमाटो की स्टेम। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी नीचे से निकल के आ रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि ये काफ़ी बड़ी हो गई स्टेम उसके बाद से ब्रांचेस निकल रही, तो वी कैन सी दैट ब्रांचेस आर कमिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। सो ऐसे वाले प्लांट्स जो कि शॉर्ट होते हैं हाइट में, और जो इसकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है, जो टेंडर होती है, थोड़ा सा मोड़ेंगे अगर हम तो मुड़ेंगी, और स्टेम उसकी थिन होती है, और जिनकी ब्रांचेस ग्राउंड के लेवल पे ही निकल रही होती हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हर्ब। तो हमने अभी 3 टाइप के प्लांट्स देख लिए हैं, एक है ट्री, एक है श्रब, और एक हर्ब। तो ऐसे प्लांट्स को हम ग्रुप करते हैं हर्ब्स में। अगला प्लांट हम देखेंगे वो है नीम प्लांट। एंड इफ़ वी सी द नीम प्लांट, वी सी दैट इट इज़ अ टॉल प्लांट, इट इज़ अ टॉल प्लांट। सबसे पहले अगर हम हाइट इसकी देखें, अब इसकी स्टेम देखते हैं हम। इसकी स्टेम देखेंगे तो ये ब्राउन कलर की है, हमने टेबल में ब्राउन लिख दिया। अब इसकी जो स्टेम है अगर आप देखते हो तो ये ब्राउन कलर की है, और इसकी स्टेम इज़ हार्ड। नीम की जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, पिक्चर देख के ही समझ में आ रहा है, और थिक होती है। अगर आप इस स्टेम को देखो तो ये काफ़ी थिक स्टेम है। और इसकी ब्रांचेस कहाँ से निकल रही है, फिर से इसकी जो ब्रांचेस है ऊपर जाके फिर इसकी ब्रांचिंग हो रही है, एकदम ग्राउंड लेवल पे ब्रांचिंग नहीं आ रही है। तो ऐसे वालों को हमने जैसे फर्स्ट मैंगो पढ़ा था, नीम भी उसी की तरह है, तो हम इसको कैटेगराइज करेंगे और ग्रुप करेंगे इन ट्रीज। सिमिलरली अगर आप एक तुलसी का पौधा देखते हैं तो तुलसी का पौधा होता है शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब शॉर्ट इन हाइट, एंड वो ग्रीन कलर की, उसकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है, और उसकी स्टेम काफ़ी टेंडर होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है। अगर आप उसको मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाएगी, और थिन भी होती है। उसकी जो ब्रांचेस है वो नीचे से ही तुलसी की ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है, क्लोज टू द सॉइल। सो ऐसे वाले प्लांट्स को हम हर्ब में ग्रुप करते हैं, दे आर कॉल्ड एज हर्ब्स। एंड नेक्स्ट प्लांट जो है हम वो स्टडी करेंगे वो है हिबिस्कस। अब हिबिस्कस का प्लांट, गुड़हल का प्लांट, कल मैंने पिक्चर दिखाई थी, उसका जो हाइट होता है वो मीडियम हाइट होता है, और जो उसका जो स्टेम होता है वो ब्राउन कलर का होता है, और हार्ड भी होता है। इसके अलावा थिक भी होती है, इसकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी थिक होती है, तुलसी से ज़्यादा थिक होती है। इसके अलावा जो उसकी ब्रांचेस हैं वो नीचे से निकल रही होती हैं, उसकी ब्रांचेस ऊपर जाके नहीं निकलती, उसकी भी एकदम ग्राउंड लेवल से ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम श्रब कहते हैं। So children, what differences you have observed among herb, shrub and trees, and how can you group the plants as herb, shrub and tree? अभी हमने ये जो ऊपर ऑब्जर्वेशन टेबल देखी है, इसी बेस्ड ऑन द डाटा आप सारे प्लांट्स वो कर सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्लांट देखने के लिए मिलता है तो यू कैन ऐड दोज प्लांट्स इन दिस ऑब्जर्वेशन टेबल। Some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stem. Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. These plants are called trees. Now you are clear what are trees? और आप अपने ऑब्जर्वेशन टेबल से भी आप एग्जाम्पल अगर आप देखो तो मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, जस्ट नाउ हमने पढ़ा है और उसकी पिक्चर भी देखी है। अब इसके अलावा some plants are not as tall as trees. These plants often have many brown woody stem and that start branching very close to the ground. तो अगर आप
कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे भी हमने पढ़े जिसमें कि जो कि ट्री के जितने टॉल नहीं है, थोड़ी सी हाइट में कम है, और दीज प्लांट ऑफन हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टेम्स, ब्राउन कलर की वुडी स्टेम्स हैं जो कि ब्रांचिंग करती हैं वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, उसमें जो ब्रांचिंग आती है वो बहुत क्लोज टू द ग्राउंड आती है। दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ द ट्री। तो ये वाली जो स्टेम्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, पर जितनी ट्री की हार्ड होती है उतनी स्टेम इनकी हार्ड नहीं होती, और ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं। एंड अ रोज प्लांट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब। इसके अलावा और एक प्लांट हमने स्टडी किया हिबिस्कस, हिबिस्कस भी श्रब है, उसकी भी यही प्रॉपर्टीज़ हैं। सम प्लांट्स आर टिपिकली कुछ पौधे स्मॉल होते हैं और सॉफ्ट होते हैं और उनकी ग्रीन स्टेम होती है, और ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हर्ब्स। जो हमने अभी स्टडी करा है उसमें से एक तो था टमाटो प्लांट, इसके अलावा और एक हर्ब हमने अपने 2.3 टेबल में देखा था, वो है तुलसी। तो तुलसी एंड टमाटो आर टू एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स नीड सपोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रो एंड आर कॉल्ड क्लाइंबर। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, जैसे कि आपने घरों में देखे होंगे मनी प्लांट, उनको एक स्टेम की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसके सपोर्ट से दे क्लाइंब अप। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और इसके अलावा सम प्लांट्स जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है और वो क्रीप करते हैं अलॉन्ग द ग्राउंड। क्रीप का मतलब होता है जस्ट दे आर ऑन द ग्राउंड, दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, और वो वही ग्राउंड पे ही फैलते हैं। ऐसे वाले प्लांट्स को हम कहते हैं क्रीपर्स। What can be other feature on the basis of which you can group plant? Let us perform another activity. Now let us do one more activity. Look at the leaves of different plants collected by you during the nature walk. Do you notice any variation in the shape and the structure of these leaves? So आपने नेचर वॉक में जो डिफरेंट लीव्स देखी थी डिफरेंट प्लांट्स की जो आपने कलेक्ट की है, उसमें आप नोटिस करो कि उसमें क्या वेरिएशन है शेप्स में, स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस लीव। You may observe thin lines on the leaves of the plant. ऐसी इस तरीके की देखो, आप ये पिक्चर देखो फर्स्ट हिबिस्कस लीव की, उसमें आपको ऐसे थिन लाइंस दिख रही होंगी, जैसे बनाना लीव्स में भी और ये ग्रास लीव्स में भी। ये जो थिन लाइंस लीव्स पे होती हैं, दीज आर वेन्स। इनको क्या कहते हैं हम? वेन्स। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑफ द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। तो हर पत्ते में अलग तरीके से ये वेन होती है, और इस पैटर्न ऑफ वेन्स को हम कहते हैं वेनेशन। What difference you see in the vein of leaves shown in the figure? अब इस फिगर को देखो, ये एक फिगर है, ये एक फिगर है और ये एक फिगर है। ग्रास लीफ है, बनाना लीफ है, हिबिस्कस लीफ है। आप इसमें बहुत ध्यान से देखो, जो इसके अंदर वेन्स हैं, इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा वेन्स में। नाउ इफ यू सी दैट इसमें एक मेन वेन है और उसके बाद यहाँ साइड साइड से इस तरीके से नेटवर्क ऑफ वेन्स निकली हुई है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो एक मेन वेन है बड़ी वाली बीच में, और उसके बाद यहाँ पर एक दूसरे को पैरेलल जाती हुई वेन्स इस तरीके से पैरेलल जा रही हैं वेन्स। इस तरीके की वेन्स इस लीफ में दिखाई दे रही है। एंड इफ़ वी लुक एट द ग्रास में भी आप देखोगे कि तो एक वेन के साइड में बहुत सारी इस तरीके से सीधी वेन्स जा रही हैं। सो वी सी दैट इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेटवर्क लाइक पैटर्न। कुछ लीव्स में आपको नेटवर्क लाइक पैटर्न दिख रहा होगा, जिस तरीके से हिबिस्कस लीफ में आप देखते हैं। जब हिबिस्कस लीफ, तो हिबिस्कस लीफ ये फर्स्ट वाली लीफ में अगर आप देखोगे तो एक मेन वेन है और उसके बाद एक नेट जैसा है, पूरा नेटवर्क बना हुआ है, ऐसे ब्रांचिंग है उन सब में। तो इस तरीके से यू कैन सी द नेटवर्क ऑफ वेन्स दिस पैट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ थिक मिडल वेन। network net like pattern on the veins both the sides of thick middle vein। एक thick middle vein है और उसके साइड में net of veins, net like pattern of veins। this pattern is called reticulate venation। what is it called? reticulate venation। for example leaf of hibiscus जो कि अभी हमने पढ़ा exhibits reticulate venation। in some leaves you may observe that the veins run parallel। दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। अब बाकी की दो लीव्स देखो, बनाना लीव्स और ग्रास लीफ, इसमें क्या होता है कि एक बीच में वेन है और उसके बाद आप देखोगे तो इधर जितनी भी वेन्स जा रही है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस तरीके से अगर वेन्स अरेंज होती हैं लीफ में तो हम उसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। सिमिलरली इन ग्रास ऑल्सो इफ यू सी देयर इज अ बीच में एक मिड वन और इसमें से स्ट्रेट लाइन्स होती हैं। सो ग्रास एंड बनाना लीव्स एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन। तो दो एग्जाम्पल पैरेलल वेनेशन के, बनाना लीफ एंड ग्रास लीफ, एंड रेटिकुलेट वेनेशन का हिबिस्कस। Now moving ahead, do you think that plants can be grouped on the basis of venation present in their leaf? इसके हिसाब से हमने जैसे स्टेम के हिसाब से सारे प्लांट्स को ग्रुप किया है, तो थोड़ा आप सोच के देखो कि क्या आप वेनेशन के बेसिस पे भी प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हो? Let us try to explore the roots of the plants। अब हम नेक्स्ट फीचर पे जाते हैं, रूट्स ऑफ प्लांट्स। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट? तो इसका आंसर होगा यस। आर दीज रूट सिमिलर? आपको एक एक्टिविटी करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि सभी प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो एक जैसे होते हैं कि नहीं। Visit an open area where wild herb and grasses are growing। You may use small herbs for this exercise। Using a खुरपी carefully dig out few different herbs। एक खुरपी की यूज़ करके कुछ बहुत छोटे छोटे प्लांट्स को आप डिग करना है विदाउट डैमेजिंग द रूट्स, उनके रूट्स को खराब किए बिना।
टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल फर्स्ट एंड लूजन इट। सबसे पहले सॉइल को थोड़ा गीला कर लो, लूज हो जाएगी मिट्टी। उसके बाद खुरपी की हेल्प से छोटे वाले पौधे आप निकालकर उनके रूट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। वॉश द रूट्स विथ वाटर एंड ऑब्जर्व देम। After you have done observing, make sure to replant the herbs so that they may continue to thrive and grow. तो उसके बाद क्या करो, एक बार रूट को ऑब्जर्व कर लो कि कैसी रूट है, उसके बाद उस प्लांट को वापस आप ग्राउंड पे लगा देना सो दैट द प्लांट कैन ग्रो। What are the similarities and differences in roots of the, क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है जो भी प्लांट, उनके रूट्स में जो भी प्लांट आपने कलेक्ट किए हैं, आपको क्या डिफरेंस दिखे इन द रूट्स ऑफ द प्लांट। अब ये दो प्लांट देख कर आप सोचो थोड़ी देर की, ऑब्जर्व करके बताओ कि इन दोनों के प्लांट्स के रूट में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो रूट है, इस प्लांट की रूट है, उसमें एक मेन रूट है और ऊपर ऐसा प्लांट है, दिस इज द ग्राउंड, और उस मेन रूट के अंदर से ब्रांचेस निकल रही हैं। एक ऐसा रूट बाहर निकल रहा है और उसके अंदर से ब्रांचेस आ रही हैं। तो और इस वाले को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इसमें आपको दिखेगा कि एकदम एक ही पॉइंट में से बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं, बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं। सो ये आपको डिफरेंस, ये देखिए यहाँ से एक के साथ बहुत सारी रूट निकल रही है, इसमें क्या एक लंबी सी गई है और उसके बाद उसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं। सो जो ये वाली रूट है जिसमें एक मेन रूट है और उसमें से ब्रांचेस निकल रही है, उसको टैप रूट सिस्टम कहते हैं और ये मस्टर्ड का प्लांट है। इसके अलावा जो इसमें एक ही जगह से बहुत सारी रूट निकल रहे हैं, इस टाइप की रूट्स को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। इस टाइप की रूट्स को क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट, और ये कॉमन ग्रास की रूट है। केयरफुली ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेन रूट, एक मेन रूट होता है इसमें, एंड स्मॉल साइड रूट्स होते हैं अराइजिंग फ्रॉम इट। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। तो इस टाइप की रूट जो होती है उसको हम टैप रूट कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस, ऑब्जर्व बाय यू इन द एक्टिविटी 2.1। ऑलरेडी आपने हिबिस्कस प्लांट के लीव्स देखे, आपने फ्लावर देखे कि वो रेड कलर का होता है, आपने ये पता किया कि हिबिस्कस इज अ शर्ब। नाउ वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज कि हिबिस्कस जो होता है उसका रूट होता है टैप रूट। द प्लांट इन फिगर 2.5 इज अ कॉमन ग्रास प्लांट। ये वाला कौन सा प्लांट है, कॉमन ग्रास प्लांट। द रूट्स ऑफ दिस अपीयर इन बंच, देखो इसके जो रूट्स होते हैं बंच में निकलते हैं, एक ही जगह से बंच में निकलते हैं। ऑफ अ सिमिलर साइज्ड थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। सो यहाँ पे सिमिलर साइज बेस ऑफ द स्टेम से दीज रूट्स कम आउट इन बंच। सच रूट्स आर कॉल्ड फाइबरस रूट्स। सच का रूट्स आर कॉल्ड फाइबरस रूट। Does your collection include any other grass? What kind of roots do they have? आपकी कलेक्शन में अगर और कोई भी ग्रास है तो उसको भी आप एक बार देखोगे, आप पाओगे कि उसमें भी फाइबरस रूट्स होते हैं। Is there any relation between the type of leaf venation and type of root of the same plant? How do we find out? For this again we will do one small activity and let us relate and analyze. Collect the sapling of 5 common plants from your school nursery or any other nursery of plant in your school. किसी भी नर्सरी से आप 4 या 5 प्लांट्स इकट्ठे कर लो। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स कैन इंक्लूड लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार, पेरीविंकल एंड अदर्स। मैरीगोल्ड, लेमन ग्रास, पेरीविंकल और एनी अदर फ्यू प्लांट्स, 5 प्लांट्स यू हैव टू कलेक्ट। बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द वेनेशन इन देयर लीव्स। अब इन प्लांट्स को फिर से लगाते वक्त आप उसमें उसके रूट्स देखो और उसकी वेनेशन देखो। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया है लेमन ग्रास का। तो लेमन ग्रास जो होता है हमने पहले भी देखा है, लेमन ग्रास की कैसी वेनेशन होती है, पैरेलल वेनेशन होती है। इस तरीके से सीधी सीधी लाइन में उसकी वेन्स दिखाई देती हैं, तो पैरेलल वेनेशन है। और जब हम इसकी रूट्स देखते हैं तो bunch of thin roots are coming from the same place, so it is having fibrous roots. अब हम दूसरा प्लांट ले लेते हैं, दैट इज मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड अगर हम लेते हैं तो मैरीगोल्ड में यू विल सी दैट टाइप ऑफ लीफ ऑफ अ मैरीगोल्ड प्लांट अगर आपने देखा होगा तो इट इज हैविंग, मैरीगोल्ड इज हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन। मैरीगोल्ड इज हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट इन मैरीगोल्ड इज tape root. Next third we will take is सदाबहार और पेरीविंकल। अब पेरीविंकल भी अगर आप देखोगे तो पेरीविंकल की जो लीव्स होती हैं उसकी जो अगर वेनेशन देखोगे तो उसकी भी लीव्स इस तरीके से होती हैं और ये जो वेनेशन होती है वो रेटिकुलेट वेनेशन होती है। और उसका रूट इफ़ यू सी दैट रूट इज अगेन टेप रूट, दैट इज टेप रूट। और now do you observe any relation between the leaf venation and type of root of these plants? A सदाबहार plant has a tape root and leaves have reticulate venation. सदाबहार प्लांट में जो रहता है वो टेप रूट होता है और उसकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है। Do other plants with reticulate venation have tape root too? आपको ये देखना है कि दूसरी भी जिस भी प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन है लीव्स में, क्या उसमें भी टेप रूट होता है। लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज फाइब्रस रूट एंड इट्स लीफ हैव पैरेलल वेनेशन। सो डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स जनरली? तो इससे हम पता करते हैं आफ्टर स्टडिंग दिस
जनरली द प्लांट्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन हैव टेप रूट। जिस भी प्लांट की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनका टेप रूट होता है। और वाइल दोज विथ पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट। जिनका भी पैरेलल वेनेशन होता है, जिनकी भी लीव्स में, उनकी जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस रूट्स होते हैं। चिकपी इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विथ टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन। चना, चिकपी इज चना। अगर कहीं चने का पौधा आप देखते हैं और उसकी लीफ देखोगे तो उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा। उसकी लीफ इस तरीके की होती है, उसमें मिड रिंग होती है और उसके बाद उसमें एकदम नेट ऑफ वेन्स होती हैं, नेट ऑफ वेन्स होती है, तो उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। वीट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विथ फाइबरस रूट्स एंड पैरेलल। अगर आप वीट का पौधा देखोगे तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो ऐसी लंबी लंबी सी होती हैं और उसमें एक मिड वेन होती है और उसके साइड में वेन्स हल्की हल्की सी वेन होती है, तो उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। और अगर इसके आप रूट को देखोगे, वीट के रूट को देखोगे तो इट इज़ फाइबरस इन नेचर। अब हम आते हैं, इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड्स ऑफ अ प्लांट, टाइप ऑफ रूट्स एंड लीफ वेनेशन। हम अब ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि क्या टाइप ऑफ रूट, लीफ वेनेशन और सीड का जो टाइप होता है उसमें भी कोई रिलेशन होता है। तो इसके लिए लेट एक्टिविटी 2.8 and let us compare. Soak some chickpeas and maize seeds in water for 2 or 3 days. 2 या 3 दिन के लिए चने और मेज़ मतलब भुट्टे में से जो चने निकले, मकई के दाने, उसको आप पानी में भिगा दो। रिमूव द सीड कोट ऑफ द चिकपी, ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ चिकपी एंड मेज सीड। तो अगर आप चिकपी जो रहता है, चना होता है, जब वो भीगा हुआ आपकी मदर जब भिगाती है कभी, तो आपने देखा होगा जब आप भीगे हुए चने को ऐसे करते हो तो उसमें से 2 ऐसे हाफ से निकलते हैं, उसको हम एक को कॉटिलीडन कहते हैं। सो ऑब्जर्व द चिकपी एंड मेज सीड, आर दिस सिमिलर? यू वुड नोटिस दैट चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। चिकपी को आप ऐसे थोड़ा सा हाथ से ऐसे करोगे तो 2 ऐसे हाफ दाने से हो जाएंगे। हैव विथ 2 पार्ट, द ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलीडन। इसका ईच पार्ट, एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? कॉटिलीडन्स। प्लांट्स दैट हैव सीड्स विथ 2 कॉटिलीडन्स आर कॉल्ड डाइकॉटिलीडन्स और डाइकॉट्स। तो जिस भी प्लांट के सीड में 2 कॉटिलीडन होते हैं, अब चना हो सकता है, इसका राजमा हो सकता है एग्जाम्पल, इसका ग्राउंडनट एग्जाम्पल हो सकता है। आप घर जाके देख सकते हो, ग्राउंडनट को भी ऐसे करेंगे तो उसके 2 हाफ निकलेंगे, तो और एक हाफ को हम कॉटिलीडन कहते हैं। और जिस भी प्लांट के सीड्स में 2 कॉटिलीडन होते हैं उनको हम डाइकॉटिलीडन्स कहते हैं। मेज हैज़ अ सिंगल थिन कॉटिलीडन। मेज अगर आप देखते हो, मक्का सबने ही खाया होगा, उसको अगर आप देखते हो तो उसका एक ही मेज हैज़ अ थिन सिंगल कॉटिलीडन, इसका एक ही कॉटिलीडन होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है। सो इट हैज़ ओनली 1 कॉटिलीडन। प्लांट्स विथ सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकॉट्स और मोनोकॉटिलीडन्स। सो ऐसे प्लांट्स जिनकी सीड में सिर्फ 1 कॉटिलीडन होता है उसको हम मोनोकॉट्स कहते हैं। What relation do you observe among the leaf venation, root type and number of cotyledons in the seed? अब हमें ये सब समझ में आ गया कि भाई कॉटिलीडन क्या होता है। हर सीड के अंदर या तो 2 कॉटिलीडन होते हैं या 1 कॉटिलीडन होता है, वो डाइकॉट और इसको मोनोकॉट कहते हैं। अब हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाली ऑब्जर्वेशन से हमें कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि लीफ वेनेशन, रूट टाइप और नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स का कुछ रिलेशन है। लेट अस स्टडी। डाइकॉट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट। जब भी हम ये देखते हैं डाइकॉट प्लांट जिसमें 2 सीड्स होती हैं, उनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट सिस्टम होता है। सो दिस इज अ कॉमन जनरलाइज कि हमेशा हम ये देखते हैं कि भाई उसमें टैप रूट मिलेगा और उसमें जो भी डाइकॉट प्लांट्स होगा उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा। और अगर वो मोनोकॉट प्लांट है तो उसमें पैरेलल वेनेशन है एंड अ फाइब्रस रूट सिस्टम। You have learned about some features used for grouping plants. Now let us explore the grouping of animal in more details. अब तक हमने सारा plants की grouping के details पढ़े हैं। अब हम next topic में पढ़ने वाले हैं कि how can we group the animals. How to group animals we are going to study in part 2 of this chapter.